नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इन्वायरमेंट की क्लासेस को। बेसिकली ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। इनिशियल जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, एक है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। और इस सेगमेंट को, इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से यहाँ पर साइड लाइन कर दिया जाता है कि यार इसको तो देख लेंगे लास्ट टाइम पे, और होता क्या है, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फंसते हैं। ठीक है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डिटेल से पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए क्लास की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर वर्ड आता है आपका एक इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट होता क्या है, पर्यावरण किसे कहते हो? तो अगर देखो, पहली बात तो सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें कोई मास्टरी नहीं करनी होती, हम पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं। तो हमें एग्ज़ाम में एमसीक्यू सॉल्व करना है, हमें उतनी नॉलेज होनी चाहिए। हमें मेंस लिखते समय उसके जो कीवर्ड्स हैं उनका यूज़ करना आना चाहिए, उनकी सही डेफिनेशन मालूम है, दैट्स इट। और डेफिनेशन की भी बात करें तो वो जो बुकिश डेफिनेशन होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको डेफिनेशन भी वो चाहिए होती है जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हो, ऐसा भी नहीं कि एकदम आम बोलचाल की भाषा में ही लिख के चले आए। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हो और बहुत ज़्यादा बुकिश ना हो, मतलब क्लिष्ट शब्दों के यूज़ से बचना होता है, डिफिकल्ट टर्म्स के यूज़ से बचना होता है। तो अगर हम पर्यावरण को समझे तो पर्यावरण का मतलब होता है परिआवरण, यानी जैसे हम हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे चारों तरफ का वो सराउंडिंग्स जो मुझे कवर करता है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब एक बात आती है कि सर आखिरकार पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो सराउंडिंग्स है इसमें क्या क्या आता है। तो देखो, सराउंडिंग्स में मुझे क्या क्या कवर किए हुए हैं। जैसे मेरे पीछे जस्ट एक बोर्ड है, इसने मुझे कवर कर रखा है। इज़ इट लिविंग और नॉन लिविंग? तो आप बोलोगे सर ये तो पीछे जो बोर्ड है ये सांस नहीं ले रहा है, ये क्या है, नॉन लिविंग है ना। इसी तरह से मेरे सामने कैमरा है जिसमें देखकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपके सामने आपका लैपटॉप रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, जिसे देखकर आप मेरी बात को सुन रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है, या जितनी भी चीज़ों की मैंने बात की, आप बोलोगे सर ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नॉन लिविंग है, मतलब जीवित नहीं है। तो क्या हम इसे पर्यावरण में लेंगे? बिल्कुल हाँ, हमें जो कुछ भी अगल बगल से घेर रहा है वो सब कुछ हम पर्यावरण में समेट लेते हैं। ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें हमें फ़ायदा भी पहुंचा सकती है, कुछ चीज़ें हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब आप जहाँ पर बैठे हुए हो वहाँ पर चारों तरफ एक एयर है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, है ना। ध्वनि जो है, साउंड जो है, कहाँ पर ट्रैवल करती है? आप बोलोगे सर मीडियम होना, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। वैक्यूम में साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल, ठीक है ना। तो आप जहाँ पर बैठे हो, जहाँ पर मेरी बात को सुन पा रहे हो, वहाँ पर चारों तरफ क्या हुआ है, गैसेस का एक लेयर बना हुआ है जो आपको घेरे हुए है। तो ये गैसेस भी क्या है, आप बोलोगे इट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये कैसी हैं? तो आप बोलोगे सर ये भी हमारी क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑल लिविंग। अब लिविंग में आपको कौन घेरे हुए है? तो लिविंग में मित्रों आपको घेरे हुए हैं, बोलोगे क्या, तो आप बोलोगे भाई लिविंग में हमें घेर रखा गया है जैसे आपकी मम्मी। ठीक है, आपके घर में कोई प्यारा सा पेट भी हो सकता है, किसी को पेट पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते हैं। तो जिनके घर में पेट है तो वो भी लिविंग है, उसने भी आपको घेर रखा है कहीं ना कहीं। आप जहाँ बैठते हो, पढ़ते हो, उसके साइड में आके बैठ जाता होगा, सामने बैठ जाता होगा, कई बार लैपटॉप को मुंह से दबा लेता होगा, है ना। ऐसा करते हैं बहुत सारे पेट। तो भाई ऑल लिविंग, all living and non-living things that occur naturally on earth constitute the natural environment। जितनी भी चीज़ें नेचुरली आपके environment में पाई जाती हैं, आपके अर्थ में पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, environment क्रिएट करती है। बात आपको ध्यान में रखनी है। We also know that the all living organism are dependent on the environment for their survival। अब जैसे मैं और आप हो, हम दोनों किस चीज़ पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता के लिए। हमें जिंदा रहना है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए सनम है ना, एक मुलाकात जरूरी है। ठीक है, तो या आपको याद में रखना है, जैसे कि हमें जिंदा रहना है तो हमें जिंदा रहते समय हमें किस चीज़ की जरूरत है? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट। हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप बोलोगे भाई कि वी ऑल्सो नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट द ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। हमें जीवित रहने के लिए, उत्तरजीविता के लिए इन्वायरमेंट पर क्या होना होता है, डिपेंड होना पड़ता है। हम ऑक्सीजन कहाँ पर लेते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, देयर लाइफ इज रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा नॉर्मली सवाना के ग्रासलैंड में चले जाओ, सवाना सवाना कहाँ पर पाया जाता है? आप बोलोगे इक्वेटर के नॉर्थ में। इक्वेटर के नॉर्थ में जैसे ही आप जाओगे, लगभग 10 से 20 डिग्री जो लैटीट्यूड होता है, नॉर्थ लैटीट्यूड होता है, उसके बीच में आपको सवाना बेल्ट नज़र आएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा 1-2 डिग्री और ऊपर नीचे कर लेना, तो आपको एक बेल्ट नज़र आएगी। वो क्या है? सवाना बेल्ट है। आप बोलोगे यस सर, हाँ, 15 से 22 तक। अब यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं जिनकी हाइट इंसान से ऊपर होती है। ठीक है,
तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हाथी पाए जाते हैं, यहाँ पर जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं, उनकी हाइट कितनी ज़्यादा होती है। जो एलिफेंट होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। वहाँ के एलिफेंट्स आपको बड़े ऊंचे ऊंचे नजर आएंगे। क्यों? रीज़न क्या है? एलिफेंट्स ऊंचे क्यों हैं? कि पहली बात, क्योंकि इन्वायरमेंट ने उन्हें पुश किया हुआ है, इन्वायरमेंट ने उन्हें फोर्स किया हुआ है कि मित्र, अगर आपको जिंदा रहना है इन झाड़ फूड़ में, अगर आपको सरवाइव करना है, एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ, एलिफेंट्स को इन्वायरमेंट ने बोला मित्र, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, सरवाइव करना है, तो आपको अपनी टांगे लंबी करनी पड़ेंगी। क्यों? क्यों ना ये छोटी छोटी जो घासें, ये जो लंबी लंबी घास है, इनके बीच में आप दबदबा के मर जाओगे। ठीक है। इसके अलावा आप दूर तक वॉक भी नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, नीचे से जो हीट निकल रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा हीट निकल रही है, आपकी बॉडी झुलस जाएगी। तो आपकी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए, आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए आपके शरीर को क्या करना पड़ेगा? ज़मीन से ऊपर करना पड़ेगा। तो ये इन्वायरमेंट ने उन्हें पुश किया ना। तो आप बोलोगे यस, हाँ ये बात तो है। तो बस देयर लाइफ, उनकी जो जीवन होता है वो रेगुलेट होता है, वो विनियमित होता है किससे? इन्वायरमेंट से। आपने सुना होगा जो पिग्मीज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल इन नेचर होते हैं। कुछ ट्राइब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा ये क्या होती हैं, जैसे कि आपकी शोम्पेन है ना, सेंटिनलीज जो हमारे अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा आप बोलोगे एकदम वायलेंस है ना, मतलब एकदम ज़्यादा वो होती हैं, एग्रेसिव होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पहली बात तो इन्वायरमेंट ने इन्हें इतना ज़्यादा स्कार्स करके रखा, इन्हें इतना ज़्यादा संसाधनों को रेगुलेटेड करके रखा, इतना कम संसाधन दिया कि ये आपस में हमेशा कॉम्पीट करते रहे। और जब ये इतना कॉम्पिटिशन में रहते हैं तो इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा हो जाता है? एग्रेसिव हो जाता है ना। अगर आप देखो जाकर पिग्मीज का, देखो पिग्मीज जहाँ पर रहते हैं उनकी बेल्ट को देखो, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई प्रकोप चलता रहता है, कोई महामारी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो हमेशा क्या करते रहते हैं? संघर्ष, कन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं, वेदर इन्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में या फिर किसी दूसरी ट्राइब के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में है तो इन्वायरमेंट उन्हें फोर्स कर रहा है कि भैया तुम्हें एग्रेसिव ही रहना पड़ेगा। अगर आप एग्रेसिव नहीं होगे, आप डोरमेंट हो गए, आप शांत बैठ गए, तो आपको दबा दिया जाएगा। यही तो नेचुरल भाई पर्यावरण जो हमें सिखा रहा है, गलत थोड़ी ना सिखा रहा है। जरूरत पड़ने पर शस्त्र को धारण करना पड़ता है ना। माँ दुर्गा ने भी धारण किया था, है ना। तो बस यही आपको ध्यान में रखनी है चीजें। ठीक है। तो इन्वायरमेंट कहता है कि भैया वो आपको रेगुलेट भी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पूरा इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट का हर इंसान, हर जीव, हर जंतु पर रहता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है ना। बहुत इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अब यहां पर बात आती है जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो बना किससे? अच्छा, हिंदी में मैं इसलिए अभी नहीं यहाँ पर स्लाइड में मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे टर्म्स अभी इंग्लिश में ही आएंगे, और इंग्लिश वर्ड आपका किसी लैटिन, किसी फ्रेंच वर्ड से डिराइव होगा, तो आपको समझना इसी से ही है, राइट। तो आप ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंट जो आपका टर्म है ये आपका लिया गया है इन्वायरन वर्ड से। अब जो आपका इन्वायरन वर्ड होता है ये आपका क्या? एक फ्रेंच वर्ड है। ये आपका क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। और फ्रेंच वर्ड का मतलब क्या है? आर सराउंडिंग, हमारे आसपास की जो सारी चीजें हैं वो। बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे यस सर। ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। थोड़ी देर पहले यही बात बताई, जैविक और अजैविक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है। आपके पास का पेड़ जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, वो ऑक्सीजन जो आप ग्रहण कर रहे हो, वो हवा जिसमें आप सांस ले रहे हो, इन तीनों को मिला रहे, इन दोनों को मिला रहे हो, तो क्या बन रहा है? एनवायरनमेंट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? और इसमें से पेड़ क्या है? लिविंग। ऑक्सीजन क्या है? नॉन लिविंग। दोनों को मिला रहे हो, एनवायरनमेंट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए। विच मीन्स टू इन सर्कल और सराउंड the combination of organic and inorganic element is called environment. Biological diversity, natural habitat and energy are the main elements of the environment. Environment is based on the functional relationship of, देखो अब यहां पर बात आ गई ना, environment क्या है? एक functional relationship समझाता है। क्या? एक functional relationship। functional मतलब पेड़ ने ऑक्सीजन बनाई, आपने ऑक्सीजन ली। अब पेड़ क्या है? लिविंग है, उसने ऑक्सीजन बनाई। नॉन लिविंग, आपने सांस ली, आप लिविंग हो। पेड़ और ऑक्सीजन दोनों लिविंग और नॉन लिविंग के एग्जाम्पल हो गए। और आप तीनों लोगों ने मिलकर इन्वायरमेंट बना लिया। ठीक है, तीनों लोगों ने मिलकर क्या बना लिया? इन्वायरमेंट बना लिया। पेड़ और ऑक्सीजन आपके लिए इन्वायरमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर आपके साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इनके बीच में क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, आप जीवित किस में रहोगे? तो फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे यस सर। इसके अलावा आपसे जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, वो पेड़ को क्या कर रहा है? जिंदा रख रहा है। उसने पेड़ को क्या कर रखा? जिंदा रखा। अब आप इतने मदर टेरेसा बन गए कि आपने धुआंधार तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना? एमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो पेड़ कह रहे भैया बस
इतना नहीं खा पाएंगे हम लोग, मर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हो ना। तो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। द इन्वायरमेंट हैज बीन चेंजिंग विद द टाइम। हमारा पर्यावरण अभी से 2000 साल पहले भी ऐसा था क्या? आप बोलोगे नहीं। गंगा की जो घाटी है आज जितनी ज्यादा नैरो हो गई है, क्या 2000 साल पहले भी ऐसी थी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। 2000 साल पहले गंगा के आसपास बहुत ही ज़्यादा डेंस, यूपी बिहार की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंस क्या होते थे, 2-3 हज़ार साल पहले बहुत ज़्यादा डेंस यहाँ पर आप बोलोगे घने जंगल पाए जाते थे, है ना। ऋग्वेदिक एज में पाए जाते थे, घने जंगल पाए जाते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट थे। लेकिन आज वैसा ही है क्या? नहीं, आज तो आप देखिए जाकर टेनरीज लगी हुई हैं, मस्त केमिकल वाला वाटर क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं, है ना। और जो हमारी गंगा है उसका बीओडी बढ़ा रही हैं। अब ये बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, आगे सब लोग सब चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे, गौर से समझेंगे, हैरान परेशान नहीं होना है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। द इन्वायरमेंट हैज बीन चेंज विद द टाइम। ये बात आप पूरी तरह से समझ गए हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर लिखा हुआ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। इन्वायरमेंट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ये एक बंद तंत्र का उदाहरण है। ये बात आपको याद में रखना है हर तरीके से, हर तरीके से। इसके अलावा एक और वर्ड है यहां पर, होम्योस्टैटिक, ठीक है, होम्योस्टैटिक यहां पर जो आपका वर्ड है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है होम्योस्टैटिक, ठीक है, होम्योस्टैटिक, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, देखो, समायोजन, कुल मिलाकर एडजस्टमेंट। इसको और सरल भाषा में देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एडजस्टमेंट। इन्वायरमेंट अपने आप को रेगुलेट करता है, ठीक है, अपने आप को मतलब अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपनी जो चीज़ें, उनको रेगुलेट करता रहता है। इंसानों को बहुत ज़्यादा, जब तक इंसान उसकी लिमिटेशन के अंदर है, जितने नंबर्स की कैपेसिटी को इन्वायरमेंट सस्टेन करा सकता है, अगर उसकी कैपेसिटी के अंदर है तो इन्वायरमेंट अपने आप को ऑटो बैलेंस करता रहता है, ठीक है। इसके पास खुद का मैकेनिज्म है, खुद से ही अपने आप को स्थिर बना कर रखता है, क्योंकि इंसान बहुत बड़ी रेंज के अंदर जिंदा नहीं रह सकता है। मतलब इंसान -40 डिग्री सेल्सियस सुबह का तापमान हो और दोपहर का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के वेरिएशन में जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा तुरंत ही, ठीक है। कि सुबह जब वो रात को सो रहा है तो आधी रात को टेम्परेचर गिरकर -40 है, और सुबह जब उठ रहा है, दोपहर जब हो रही 12-1 बजे 2 बजे, तो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस का है। इतना बड़ा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं सह पाएगा, समझ रहे हो बात को। तो आपको याद में रखना है, इन्वायरमेंट क्या करता है, ज़्यादातर कोशिश करता है कि एक जैसा माहौल बना कर रखे, वो अपने आप को बैलेंस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और इन्वायरमेंट की खुद से खुद को क्या रेगुलेट करने की जो प्रोसेस होती है, उसे आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो होम्योस्टैटिक आपका मैकेनिज्म। बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप कब सेलिब्रेट करते हो, 5 जून को करते हो। अभी था ना बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो 5 जून को सेलिब्रेट करते हो किसकी याद में? तो आप बोलोगे सर जी एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 को। 1972 को एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आपका हर साल 1973 से आपके हर साल आपके 1973 से दोस्तों याद में रखना क्या मनाया जाता है, आप बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे आपके वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 के पर्यावरण आपके प्रोटेक्शन यानी संरक्षण अधिनियम के तहत जो इन्वायरमेंट है, जो आपका इन्वायरमेंट है दोस्त, ये आपकी दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, ये आपके दोनों चीजों को इंक्लूड करता है। अब दोनों चीजों में क्या चीजें आती हैं, दोनों में दोस्तों क्या क्या चीजें आती है, तो आप बोलोगे सर दोनों में आपके एक तो आता है क्या, फिजिकल, और एक क्या आता है आपका बायोलॉजिकल, जो कि एक तरीके से आप पीछे अगर आप जाओगे तो आपने देखा होगा जो मैंने बायोटिक अबायोटिक बताया उसी तरह से मिलता जुलता एक टर्म है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि इन्वायरमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका फिजिकल, दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल, ठीक है। ये दो सराउंडिंग्स होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को क्या करती रहती हैं, इंटरेक्ट करती रहती हैं और उसके जीवन के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। बात समझ गए। द सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश इन अगस्त 1984 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप बोलोगे यहाँ पर पर्यावरण और वन मंत्रालय से पहले
याद रखिएगा 90 अच्छा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के समर्थन से अगस्त 1984 में आपके पर्यावरण शिक्षा केंद्र दोस्तों ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और यह क्या है, यह एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में सीईई राष्ट्रव्यापी पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और इसका लोकेशन कहां पर है, तो यह आपके अहमदाबाद में लोकेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण आपका शिक्षा केंद्र कहां पर है, आप बोलोगे सर इट इज इन अहमदाबाद, इट इज इन अहमदाबाद, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूं पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है बुनियादी संरचना के आधार पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपका एनवायरनमेंट है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट, जो भी मैंने पीछे बताया। अबायोटिक मतलब जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गए, ये आपके क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, इन्हें आप फिजिकल भी कहते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, आप बोलोगे सर जी पेड़ पौधे जिनसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो, डिराइव करो। ठीक है, तीसरा होता है कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मतलब आप देखो ना, आप जहाँ पिग्मीज रहते हैं, मतलब ऐसा पिग्मी को मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, इसको कोई पर्सनली मत लेने लगना कि सर जी आप तो किसी को डिफेम कर रहे हो, नहीं भैया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते भाई, वो सुबह शाम दंगा फसाद, सुबह उठते ही शंख बजा के लड़ना शुरू, है ना। अब हम लोग शांति प्रिय लोग हैं भाई, हम पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, हमें सिविल सर्वेंट बनना है आगे चलकर, तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं नहीं, ठीक है, कि सुबह उठ के मार मार कुटाई चालू कर रहे हैं। तो कल्चरल एनवायरनमेंट भी आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। आप नहीं रह पाओगे, मानसिक रूप से पागल हो जाओगे अगर आपको उठाकर अफगानिस्तान में डाल दिया जाए। ठीक है, कि सुबह तालिबानी लेकर तर 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 बंदूक चला रहे हैं, ठीक है, गोलियों की गड़गड़ाहट से आपको क्या है, नींद खुल रही है मुर्गे की बांग की जगह, दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल, आपके फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट की। फिजिकल मतलब भौतिक रूप से जो आपके सामने, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, बट याद रखिएगा वो आपके लिए जीवित नहीं होने चाहिए, वो नॉन लिविंग होने चाहिए बस। ठीक है, जैसे कि आपका आप बोलोगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब जिस जमीन के टुकड़े पे मैं खड़ा हूँ, जिस पर आप बैठे लेटे या जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, लिथोस्फेयर हो गया। इसके अलावा दोस्तों क्या है, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जो आप पीते हो, बहुत से लोग पानी में भी रह सकते हैं, तो जो पानी आप पीते हो वो भी आपके जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आपके क्या होता है भैया, जिसमें आप सांस ले रहे हो, वो एटमॉस्फेयर भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर आपका क्या बनाती है, फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट बनाती है। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, कोई भी डाउट आपका नहीं होगा, राइट। ठीक है, चलिए अच्छा याद रखिएगा इनमें आपके बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि यहां पर आपका दे रखा गया है नीचे देखिए, आपका माउंटेन आ गया, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट, प्लेट्यू, प्लेन, ठीक है, लेक, रिवर, मैरीटाइम, ग्लेशियर, डेजर्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां पर द फिजिकल इन्वायरमेंट में ऑल्सो बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक पर्यावरण है, इसको आप क्लाइमेटिक यानी जलवायु दशाओं के आधार पर भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जो इंसान को जीवित रखने के लिए जरूरी, जैसे वो कहां पर रह रहा है, ठीक है, उसके आवास के लिए कैसा टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए, कैसी जगह पर वो अपना घर बना सकता है, ठीक है ना, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर इन्वायरमेंट, टेम्परेचर के आधार पर भी कहाँ कहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, जैसे कि इक्वेटर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल जोन होता है। इसके अलावा कम बारिश और आपके बहुत ही हल्की फुल्की धूप, आप बोलोगे टेम्परेट जोन हो गया। इसके बाद पोलर, कड़ाके की ठंड, 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी, ठीक है ना, और गर्मी भी ऐसी कि बस नाम मात्र की गर्मी है ना, बस दिन दिन रहेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 अलग टाइप के क्या होते हैं, आप बोलोगे सर फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस है एनवायरनमेंट की, जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात होती है सर अबायोटिक कंपोनेंट्स आपके नॉन लिविंग के कौन कौन से होते हैं मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब इसमें जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहे, जो एक दूसरे से क्या करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे, उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि तौर पे यहाँ पर क्या आता है, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे भैया, सबसे पहले तो जैसे कि आपका क्या होता है, पानी, ठीक है, इसके अलावा क्या है, एयर, ये क्या है, आपके नॉन लिविंग है, आपको याद में रखना, और इनको आप अबायोटिक भी कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा अगर इनमें से एक भी चीज को कम कर दिया जाए तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर देखते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स का मतलब पेड़ पौधे जिनसे आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, फल फ्रूट लेते हो, खाते पीते हो, जिंदा रहते हो। ठीक है, जो आपकी कम्युनिटी को सस्टेन करा कर रखती है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स भी जो है वो भी आपके बायोटिक्स में ही आते हैं, जैसे कि आपके सूक्ष्म जीव,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, वो भी आपके इसी के अंतर्गत आएंगे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान के चलो कोई मर गया, गाय, बछड़ा, सांप, बिच्छू, कोई भी मर गया, अब वो सड़ ही नहीं रहा, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। पहली बात तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बेचारा सामने पड़ा हुआ है, अब सड़ नहीं रहा है तो बदबू नहीं आएगी, परेशान मत हो, नहीं आप सोच रहे हो बहुत से लोग कि अरे है बदबू आएगी, बदबू तब आएगी जब वो सड़ेगा, जब वो डिके होगा, वो डिके ही नहीं हो रहा, वैसे ही पड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। ऐसे करके पूरा पूरा अर्थ ही भर जाएगा। अब तक जितने लोग मरे हैं ना अर्थ में, गाय, भैंस, बछड़ा और इंसान, सबकी लाश को अगर ऐसे बिछा दो, अगर वो नहीं सड़ेंगे ना तो सांस नहीं ले पाएंगे हम लोग, पूरा पैसिफिक ओशियन भर जाएगा, ठीक है ना। तो भाई उनका लिए, उनके डिकम्पोजिशन के लिए आपके माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, तो माइक्रोब्स का भी तो होना जरूरी है ना, डिकम्पोजर्स का होना भी तो जरूरी है, तो वो किसके पार्ट है, आप बोलोगे सर वो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे आते हैं, यहाँ पर बात करते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में आपके फ्लोरा और फोना आता है, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी आते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसमें जो पीछे समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी अलग दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये बात मैंने पहले ही आपको समझा रखी है, ठीक है। तीसरा कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, तो कल्चरल इन्वायरमेंट को मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस पर्यावरण में आप सिक्योर फील करते हो, आप अपनापन महसूस करते हो और आपको लगता है कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अच्छी अच्छी नौकरी को रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है यार यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, वहाँ किक नहीं मिल रही है, जिंदा तो वहां पर भी है लेकिन सांस लेना ही तो जीना नहीं होता है ना मेरे भाई। तो आप बोलोगे यस ये भी है, तो बस कल्चरल इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या होता है, तो आप बोलोगे कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस। सबसे पहले तो रिलीजियस, आपने देखा होगा क्लम्स के बारे में, झुंड के बारे में। झुंड किसके, देखो भैया मेरी क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पहली बात तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वाले कॉन्सेप्ट से दूर रहना, आपस में भिड़ने उड़ने की बातें नहीं होंगी, ठीक है ना, कोई कमेंटबाजी होगी ना कुछ। मुसलमान के साथ इनसिक्योरिटी जुड़ी हुई है शुरुआत से, तो आप देखिएगा उनके घर जहाँ पर भी होंगे, ज़्यादातर आपको एक जगह पर कई लोगों के एक साथ ग्रुप में, मतलब क्लब में घर मिलते हैं, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। और चलो मुसलमान को थोड़ा सा हटा दो, ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, छोड़ो। हम देखेंगे तो हम देखते हैं यहूदीज़ के बारे में। यहूदी अब एक जगह पर झुंड बनाकर रहते हैं, सारे के सारे यहूदी इजराइल में रहते हैं और उनको इजराइल में ही रहना है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारा गढ़ है, यहाँ से हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो अपने आप को रिलीजियस व्यू से कहाँ पर सिक्योर फील कर रहे हैं, वहाँ पर फील कर रहे हैं। तो इस वजह से अब ऐसा तो नहीं कि जो ज्यूस है, जो यहूदी व्यक्ति है, वो इंडिया में नहीं जिंदा रह सकता है, रह सकता है, लेकिन वो रहना कहाँ पसंद करेगा, इजराइल में। उसी तरह से आपका जो मतलब अलग अलग धर्म से जुड़े हुए आप बोलोगे लोग हैं, वो उन्हीं धर्म के जहाँ पर लोग निवास करते होंगे, रहते होंगे, उसी एरिया में रहना पसंद करते हैं, ये बात आपने खुद भी नोटिस की होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपका कल्चरल इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है। इसके बाद फैमिली, भाई हमारा परिवार जहाँ पर है वहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे। फिर एजुकेशन, अब आपसे बोला जाए सोमालिया में रहना है भैया, सोमालिया में आपकी फैमिली भी है, सोमालिया में आप ही के धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन सोमालिया में प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन लेवल जीरो है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि सोशल सिस्टम वहाँ का ख़त्म हो चुका है, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आप बोलोगे भैया हमारा धर्म हमको मुबारक हो, हम कहीं पे भी रह लेंगे, वहाँ हमारा धर्म सस्टेन कर जाएगा, पहले हम तो जीवित रहें, सोमालिया में हम गए, पहले हमको मार दिया गया, फिर हमारी फैमिली को मार दिया गया, क्या मतलब। तो इस वजह से एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का होना अनिवार्य होता है और इन सब चीज़ों को हम कल्चरल इन्वायरमेंट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है, ये भी आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की विशेषताएं, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिएगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, डेफिनेशन आप समझ चुके हो, डेफिनेशन दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, बस लिविंग प्लस नॉन लिविंग, या फिर बायोटिक प्लस आबायोटिक, या फिर फिजिकल और इसके अलावा क्या है, आप बोलोगे सर जी फिजिकल के साथ साथ आपका आबायोटिक वगैरह, इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, आप बोलोगे सर जी ये बन जाएगा हमारा क्या, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी आप पूरी तरह से यहाँ पर परिभाषा को लिख पाओगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल बायोटिक आबायोटिक लिखा है, तो आप सबसे सिंपल यही है और इसी को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा की एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया, तो की एलिमेंट्स में इसके नेचुरल हैबिटेट हो गया, नेचुरल हैबिटेट मतलब जिसमें लोग निवास करते हैं। इसके अलावा
कितने अलग अलग प्रकार के लोग, जीव जंतु, पौधे, पशु पक्षी रह रहे हैं, उसका बायोडाइवर्सिटी कहते हो। तो बायोडाइवर्सिटी भी इसका एक क्या है, आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें चल कैसे रही हैं, सारे के सारे लोग फंक्शन कर कैसे रहे हैं, पेड़ पौधा उष्मा एनर्जी कहीं ना कहीं से जनरेट कर रहा होगा, आप बोलेंगे यस बिल्कुल कर रहा होगा। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्त, ठीक है। तो एनर्जी हो गई, हैबिटेट हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हो गई, इन सभी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा क्लोज्ड सिस्टम, ये एक बंद एक क्या होता है, आप बोलोगे एक पूरी बंद व्यवस्था है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका वेरिएबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, पौधा ऑक्सीजन बना रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, दोनों में क्या है, म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एनर्जी फ्लो, अच्छा याद रखिएगा एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब होता है कि भैया जो आपका इन्वायरमेंट है वो खुद से खुद को क्या कर लेगा, बैलेंस कर चलेगा। तब तक बैलेंस कर पाएगा जब तक इंसान या फिर जो रिसोर्स का यूज है, जो यूटिलाइजेशन है, वो उसकी जेनरेटिव कैपेसिटी के अंदर रहेगा। पर्यावरण की उत्पादन क्षमता यानी कि उसकी जेनरेटिव कैपेसिटी, उसके अंदर हम जब तक चीज़ों को, रिसोर्सेस को यूज करते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ आराम से चलता रहेगा, घी दूध की नदियां बहती रहेंगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे ही उस लिमिट को पार करेंगे वहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, और इस समय वही चल रहा है। अर्थ आर के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी गूगल करने की जरूरत नहीं, क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप सभी लोग अर्थ आर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ आवर क्या होता है, और इसके अलावा अर्थ ओवरशूट डे कौन सा होता है, इन दोनों चीज़ों को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिथोस्फीयर के कंपोनेंट के बारे में। तो जो आपका लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, स्थल मंडल। सारे दोस्तों को याद में रखना है, केवल आपके यानी अर्थ का 29% जो एरिया है वो क्या है, लिथोस्फीयर है। बाकी का 71% एरिया क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। 71% क्या है, आप बोलोगे 71% हमारा जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, करेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। 71% क्या है आपका, हाइड्रोस्फीयर है। और सारे के सारे ज्यादातर लोग कहां पर रह रहे हैं, तो आप बोलोगे सर लिथोस्फीयर में रह रहे हैं। तो हम किसका अध्ययन करेंगे अभी, फिलहाल तो हम लिथोस्फीयर को समझते हैं। अब लिथोस्फीयर को भी यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ज्योग्राफी में आप बेहतर तरीके से पढ़ते हो ना, सर आपको पढ़ाते रहते हैं। तो जो इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से 3 पार्ट हैं, आप बोलोगे सर पहला पार्ट होता है आपका क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है कोर। तो क्रस्ट, कोर और मेंटल। जो आपका क्रस्ट है यानी सबसे ऊपरी सीमा वो किसकी बनी हुई है, सियाल की। उसके अलावा मेंटल हो गया आपका निचली सीमा, आप बोलोगे या बनी है सीमा की। और तीसरी यानी जो कोर है वो किसका बना है, वो बना है नीफे का। अब सियाल का मतलब क्या है, तो सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इससे आपका अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। देन आपका आता है सीमा यानी सिलिकन एंड आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपका क्या है, आप बोलोगे सर मैग्नीशियम आपका दूसरे नंबर, मतलब जो आपका मिडिल लेयर है जिसको आप मेंटल कहते हो। सो बेसिकली मेंटल आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है। देन आता है निकिल एंड फेरस, ठीक है। तो निकिल और फेरस आपसे अगर बोला जाए तो आप बोलोगे सर ये जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका क्या है, ये आपके कोर को बनाता है। अब इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। देखो अर्थ के कोर में हमेशा सबसे भारी चीज होगी, सबसे ज्यादा डेंस चीज होगी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है। अर्थ के कोर में आपके क्या होता है, सबसे डेंस होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन को अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी सेट कीजिए। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इन तीनों को आप अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी सेट कीजिए, तो कैसे सेट करोगे, सबसे हल्का क्या है एल्यूमिनियम, फिर क्या है आपका मैग्नीशियम, फिर क्या है आपका आयरन, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वही आपका कहाँ पर चला जाएगा, एकदम धरातल के अंदर चलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पार्टिकल क्या है, डेंस है, तो वो नीचे की तरफ बैठता चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इस वजह से मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप वैसे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते रहते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर आपका 71% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 71% जो चीज़ें हैं वो आपके हाइड्रोस्फीयर से बनी हुई हैं। 71% भूभाग पर आपकी हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है। आपका 71% अर्थ में हाइड्रोस्फीयर होने के बावजूद हम लोग इतना सारा पानी कंज्यूम नहीं कर सकते। ओनली 2% वाटर ऐसा है जो आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। बाकी सब तो अब देखा जाए तो कुछ तो यहाँ पर आपका जमा है, कहाँ पे आप बोलोगे उसमें जमा है, ग्लेशियर्स वगैरह में जमा है,
ठीक है, तो भाई उनको जाकर पिघलाओगे तो है नहीं, ऑलरेडी सब पिघल ही रहा है। तो ये बात आपको मित्रों यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। 71% आपका जो है ये आपका पानी पानी है हर तरफ, ठीक। फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये एयर की एक थिन लेयर होती है। एयर की क्या होती है, एक लेयर होती है जिसमें आप क्या करते हो, सांस लेते हो, और कई किलोमीटर चौड़ी होती है। कई किलोमीटर मतलब लगभग आपके 800 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। कुछ कुछ अध्ययन बताते हैं कि ये 1300 किलोमीटर तक भी चौड़ी है, ठीक है। फिलहाल आप 800 किलोमीटर तक याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स तो बार बार घूमकर बात वहीं आती है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है जहाँ पर आपका कार्बन कंटेंट होगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऑर्गेनिक हुए जहाँ पर आपका क्या आएगा, कार्बन आएगा, ठीक है। तो अब कार्बन कहाँ कहाँ पर आ जाए, वहाँ वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। और कार्बन के अलावा जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपके इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी। एक तरीके से तो आप ये भी बोल सकते हो। तो जैसे कि इनऑर्गेनिक में क्या है, तो आप बोलोगे सर क्लाइमेट हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गए, ये सारे आपके क्या है, इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में क्या आएगा, तो बोलोगे भैया ऑर्गेनिक में आपको यहाँ पर नजर आएगा क्या, आप बोलोगे एनिमल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको कहाँ है, ऑर्गेनिक में नजर आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ग्रुप। इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। इसके अलावा टोपोग्राफिक फैक्टर, फिर वाटर सोर्स, फिर सॉइल, फिर मिनरल्स, फिर आपके जियोग्राफिकल लोकेशन। एक इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में ये सारी चीजें होती है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन क्या आता है कि ये बताइए इन्वायरमेंट के जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है उसमें इनमें से क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा सेट में, 1 2 3 4 करके दे देगा। और फिर ऑप्शन में आपसे पूछेगा 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, 2 3 4, नन ऑफ द अबव, ऐसे करके 5 ऑप्शन आ जाएंगे। आप कंफ्यूज कि यार ये कैसे आंसर होगा, लेकिन ये आंसर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 100% आंसर होगा। इन ऑर्गेनिक की बात कर रहा है तो क्लाइमेट, टोपोग्राफी, वाटर, आपका सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, इन सभी चीज़ों को आप किस में रख दोगे, आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में रख दोगे। बस ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल एलिमेंट ग्रुप में आपके क्या क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे आपके, आप बोलोगे सर बायोलॉजिकल में आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलो भैया आगे यहाँ पर अब देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, लॉजी मतलब किसी चीज़ का अध्ययन, लॉजी मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर किसी चीज़ का अध्ययन, ठीक है। तो ये विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि दो अलग अलग जीव जंतु आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं। जैसे मैं पेड़ पौधों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, या फिर मैं किसी दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, इस चीज़ का रिलेशन होता है आपका इकोलॉजी में। बात समझ में आ गई। तो ये इंटरेक्शन को क्या करता है, स्टडी करता है। इंटरेक्शन मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो अन्योन क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करता है आपका कौन, आप बोलोगे एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। और ये क्या समझता है, ये समझता है कि भैया इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप हो रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं केवल इंसान पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाना चाहता है, या फिर ऐसा भी कि नहीं नहीं इंसान पर्यावरण की कदर भी करता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन आपका यहाँ पर शामिल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए द टर्म ओइकोलॉजी, द टर्म ओइकोलॉजी आपका किसने कॉइन किया था, तब आप आंसर कर दोगे सर जी अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था, 1869 में किया था। ये वर्ड भी आपको याद में रखना, 1869 अर्नेस्ट हैकल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, वेरी गुड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा आपके ये जो इकोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और आपका लोगोस। लोगोस का मतलब स्टडी होता है, मैंने पहले बता दिया। ओइकोस का मतलब क्या है आपका होम और स्टेट, मतलब आवास, मतलब क्या है आवास, जहां पर इंसान रहता है। बाद में यही टर्म आगे चलकर आपका इकोलॉजी बन गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्नेस्ट हैकल ने डिफाइन किया इकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और एक जीवित ऑर्गेनिज्म का मतलब कुछ भी, एक इंसान भी हो सकता है, एक पेड़ पौधा भी हो सकता है, एक जीव जंतु भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसका स्टडी आप करते हो किसमें, ये आपका अर्नेस्ट हैकल ने बताया था इकोलॉजी की डेफिनेशन में, ठीक है ना। In 1959, instead of ecology, the science that studies the mutual relationship between different organisms was named ethology। तो ethology जो टर्म था ये किसने लिया था, आप बोलोगे IGS हिलेयर ने। IGS आपके हिलेयर जो है, IGS जो हिलेयर है, इन्होंने ethology वर्ड दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा थियोफ्रेस्टस जो आपके
370 से लेकर 250 बीसी के बीच में थे। इन्होंने सबसे, ये पहले इंसान थे जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को यहां पर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इकोलॉजी शब्द इन्होंने नहीं दिया था, वो तो आपके किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, ये बात आप समझ गए। अगर आपसे बोला जाए द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इन इकोलॉजी, ये कौन लेकर आया, तो आप बोलोगे इकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी को लेकर आए थे आपके कार्ल मोबियस। कौन लेकर आए थे, कार्ल मोबियस लेकर आए थे 1877 में, ठीक है। इसके अलावा फोर्ब्स जो थे, वार्मिंग जो थे, कॉलेस जो थे, क्लीमेंट्स जो थे, एंड मैनी अदर मेड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज। बाकी लोगों ने, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी लेकर आया कार्ल मोबियस, फिर बाकी लोगों ने कम्युनिटी में इन सभी लोगों का अध्ययन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक किया। ये बात आपको यहां पर बताई गई है, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज कॉइन्ड बाय, ये वर्ड देखो, कुछ वर्ड आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। जैसे इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो वर्ड है, ये कॉइन किसने किया था, तो जॉन बेनेट ने किया था 1976 में। जॉन बेनेट ने 1976 में आपके ये कॉइन किया था टर्म, याद रखेगा। हाउ एवर द मीडोज रिपोर्ट फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इन 1972। दिस रिपोर्ट डिस्क्राइब अ शिफ्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट मॉडल दैट इज कंसिडर्ड अनसस्टेनेबल, ठीक है। अब यहां पर बात करें, डीप इकोलॉजी जो वर्ड था, यह आपका कब ओरिजिनेट हुआ। डीप इकोलॉजी का मतलब होता है गहन पारिस्थितिकी, हिंदी में कहते हैं इसको गहन पारिस्थितिकी, ठीक है। ये जो आपका डीप इकोलॉजी वर्ड है, ये आपका 1972 में आता है, और ये वही साल है जब आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अब ये जो डीप इकोलॉजी वर्ड है, ये किसने दिया था, आर्नी नेस ने दिया था। किसके साथ मिलकर, तो आप बोलोगे जॉर्ज सेशंस के साथ मिलकर आर्नी नेस ने डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी वर्ड को यहां पर कॉइन किया था, ठीक है। आर्नी नेस और आपके जो जॉर्ज सेशंस थे, इन्होंने एक सामाजिक आंदोलन और पर्यावरण दर्शन की शुरुआत की जिसमें डीप इकोलॉजी कहा जाता है। अब बेसिकली ये फोकस था, डीप इकोलॉजी का फोकस है कि आप सिर्फ ये स्टडी मत करो कि कैसे रिलेशन चल रहे हैं, बल्कि आपको ये भी स्टडी करनी है कि इन रिलेशंस में सुधार कैसे हो सकता है। मतलब एक इंसान पर्यावरण से जिस तरह से चीजों को ऑब्टेन कर रहा है, ले रहा है, तो बदले में इन्वायरमेंट भी तो सस्टेन करना चाहिए, वरना लेते 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 इन्वायरमेंट तो खत्म, वो तो डिग्रेड हो गया, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है, डीप इकोलॉजी टर्म को यूज किया गया था। आप बात को समझ पाओगे मेरी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं इंडिया में इकोलॉजी, इंडिया में इकोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो आप बोलोगे सर ये आपके माने जाते हैं कौन, रामदेव मिश्रा जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर उनके बारे में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा नोट्स में भी दे रखा है। 1908 में जन्म हुआ था, 1937 में उन्होंने प्रोफेसर WHPCL और FRS के तहत पारिस्थितिकी में PhD हासिल की। इन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी में UK से PhD की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चीज यहां पर आपको बताई गई है, ठीक है। सिर्फ आपको मेन जो है रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा इनको कई सारे यहां पर अवार्ड भी मिले थे, ठीक है, इनको कई सारे अवार्ड भी मिले थे। बोला जाता है रामदेव मिश्रा जी के अथक प्रयासों से, जो हमारे मिश्रा साहब थे रामदेव मिश्रा, इनके ही प्रयासों से आपके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है ये प्रकाश में आई थी। सबसे पहले इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से पहले उसे बनाया गया था एक समिति के रूप में, जिसका नाम था इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी 1972 में बनाई गई थी, जो आगे चलकर आपके मिनिस्ट्री ऑफ क्या बन गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो अभी है ना, भूपेंद्र यादव है ना शायद से, हाँ। तो याद रखिएगा वो 1972 में आपके इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में बनाई गई थी 1972 में, ठीक है। रामदेव मिश्रा जी ने बहुत ज्यादा एफर्ट मारे थे यहां पर। चलो अब यहां पर लेवल्स ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले देखो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो इकोलॉजी है ना, ये आपका केवल डील करता नहीं है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, बट ऑल्सो ये और भी स्टडी क्या करता है, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की, बायोम्स की और बायोस्फीयर की, सबकी। मतलब इकोलॉजी में केवल एक इंसान और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन का स्टडी नहीं होता है, बल्कि वो इस चीज़ की भी स्टडी करता है कि यहाँ पर जितने भी इंसान रह रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर जगह पर 50 इंसान रह रहे हैं, तो उनका अपने सराउंडिंग्स यानी इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, वो यानी कि वो
कम्युनिटी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, वो इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, वो बायोम्स की करते हैं, वो बायोस्फीयर की करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आगे वैसे भी मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप स्टडी ऑफ लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको याद में रखना ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो जैसे मैं और आप ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे ऑर्गेनिज्म है। पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोगों का झुंड, मेरा आपका झुंड, है ना। इसके अलावा गुरु गुरु का झुंड, शिष्य का झुंड, इसके अलावा आपके पेड़ पौधों का झुंड, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। देखो झुंड और समुदाय में थोड़ा सा अंतर होता है। समुदाय मतलब तब बनता है, कम्युनिटी तब बनती है जब आपसदारी की होना है। जैसे कि टीचर्स का पूरा एसोसिएशन वो कम्युनिटी कहलाएगा, टीचर कम्युनिटी। स्टूडेंट का पूरा एक समूह जो है स्टूडेंट कम्युनिटी कहलाएगा। हम और आप सेम स्पीसीज हैं, हम सब मिलकर पॉपुलेशन बना सकते हैं, लेकिन हम और आप मिलकर कम्युनिटी नहीं बना सकते हैं। हम में और आप में कम्युनिटी तब बनेगी जब हमारी जात बिरादरी सेम होगी। जात बिरादरी का मतलब इन्वायरमेंट में हमारे फंक्शन सेम होने चाहिए, ठीक है। जात बिरादरी का वो वाला नहीं कि हमारा गोत्र तो ये है, तुम्हारा तो ये वाला नहीं। जात बिरादरी का मतलब इन्वायरमेंट को लेकर हमारे फंक्शन सेम होने चाहिए, तब हमारी जात सेम होगी। तो अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, तो हमारी और आपकी जात बिरादरी क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम कम्युनिटी, हम सेम कम्युनिटी के नहीं हुए, हम आपसे अलग हैं, ठीक है। तो हम कम्युनिटी में अलग हैं, आप अलग हैं, आप अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में, लेकिन मैं और आप मिलकर पॉपुलेशन जरूर बना देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, इकोसिस्टम आर कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम मतलब ये पूरी कोचिंग संस्था जिसमें आप पढ़ रहे हो, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टडी की, यानी कि आपके अध्ययन के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अध्ययन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप फिजियोलॉजी यानी कि शरीर के आकार के हिसाब से चीज़ों का अध्ययन कर सकते हो, आप व्यवहार के हिसाब से अध्ययन कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के हिसाब से अध्ययन कर सकते हो, आप अनुकूलन के हिसाब से अध्ययन कर सकते हो। मतलब कई तरीकों से इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्वायरमेंट में आपके यहाँ पर एडोप्टेशन कैसा है, मतलब हर जंतु किस तरह से अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, अडेप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन कई तरह से होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी, यहाँ तक बात हमें पूरी क्लियर हो रही है, कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म। देखो हैबिटेट क्या होता है भैया? हैबिटेट वो जगह होती है जिसमें मैं और आप निवास करते हैं। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर मैं और आप निवास करते हैं। जैसे आपको आपका जो घर है वो आपके लिए क्या है? आप बोलोगे सर हमारे लिए हमारा घर हैबिटेट है, आपके लिए आपका घर क्या है? आप बोलोगे सर हैबिटेट है ना। बात समझ में आ रही है? चलो बीच में थोड़ा बाल वाल देखना पड़ता है, थोड़ा ऐसे वैसे हो जाता है ना बोलते बोलते, देखना पड़ता है भाई, जरूरी है। चलो, हैबिटेट इज द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है भैया। हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, सांस लेता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप नॉर्मल चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि एक हाथी तलौना में घूम रहा हो? ठीक है, नहीं हो सकता है। एक हाथी तालाब में जाके रह सकता है? नहीं रह सकता है। उसी तरह एक चिड़िया जंगल में जाके, पेड़ पे तो रहेगी लेकिन जंगल में जाके शेर के बगल में रह सकती है? नहीं रह सकती है। अब आपने द लॉयन किंग देख की बात अलग है, ठीक है। एक वेल को कभी जमीन पे लौटते देखे हो? नहीं देखे हो। तो सबका अपना हैबिटेट होता है जहाँ पर वो फंक्शन कर सकते हैं। अगर उनको उनके हैबिटेट से निकाल कर बाहर डाल दोगे 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। शेर को उठा के पानी में डाल दो, शेर को उठा के पानी में डाल दो। जैसे हमारे वो नहीं थे, क्या नाम था उनका, अरे सिम्बा के पिताजी का नाम क्या था? तो वो ऐसे ही तो मारे गए थे ना लॉयन किंग में। तो बस पानी में थोड़ी ना शेर चल पाएगा, लेकिन अभी जंगल में डाल के देखो भला, पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो बस ये आपको ध्यान में रखना है। हैबिटेट वगैरह आप समझ ही गए हो। अब यहाँ पर आपका दे रखा है पर्यावरण के लक्षणों को इसके संरचनात्मक घटकों के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे स्थान, भोजन, जल और आश्रय। देखो कोई भी इंसान जो किसी भी चीज़ को अगर आप हैबिटेट कहोगे, हैबिटेट तभी सेलेक्ट होगा जब उसके लिए ये कंडीशंस उसको ही फुलफिल होती है। जैसे शेर को रहने के लिए एक मांद चाहिए, केव चाहिए, ठीक है। डेन कहते हैं ना शेर के रहने वाले घर को, हाँ डेन कहते हैं, ठीक है। तो शेर कहाँ रहेगा? डेंस में रहेगा, ये नहीं जंगल में रहेगा। आप बोलोगे यस सर जंगल में रहेगा। तो शेर के लिए सबसे पहले तो जंगल में एक गुफा होनी चाहिए भैया, वरना मज़ा नहीं आएगा। पहली कंडीशन फुलफिल होगी क्योंकि उसे वहाँ पर क्या मिल गया? गुफा मिल गई। लेकिन सोचो गुफा तो है, वहाँ पर एक ठो हिरन नहीं रहता है, एक भी वहाँ पर हिरन नहीं है, क्योंकि सबको ही तो सारे के सारे हिरन को जो है किसी ने मार दिया था, ठीक है। 1990 में किसी ने सारे हिरन को मार दिया था और वो कबूल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
अब सोचो ऐसा हो गया है तो शेर क्या खाएगा, शेर भूखा मर जाएगा, ठीक है। तो भैया फूड नहीं है, यानी ये शेर का हैबिटेट नहीं हो सकता है। भले उसके रहने के लिए वहां पर जगह है लेकिन फूड नहीं है तो वो हैबिटेट नहीं बनाएगा। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि चलो भैया एक आध बच गए थे, कुछ थे यहाँ पर, ठीक है, लोग जिन्होंने, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो आपके हिरन के लिए बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, तो उन्होंने बचाया, कंजर्व किया, अच्छी बात है, ठीक है। तो भैया वो बच गए। अब वो बच गए थे यानी शेर के लिए भोजन आ गया। अब बिश्नोई कम्युनिटी कभी ये नहीं कहती कि शेर को वो नहीं मारने देगी। भाई वो जो प्राकृतिक जानवर है वो क्या खाएगा, वो वही खाएगा, तो वो कुछ उसके लिए अडोप्ट, ठीक है भाई, वो उनका खुद का मसला है, देख लो, इंसान नहीं छू सकता है। तो शेर को फूड मिल गया। शेर को और क्या चाहिए, शेर बिना पानी के खाना निगलेगा कैसे, खाना निगलने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि थोड़े समय के बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जो आपने खाना खाया है उसके लिए आप निगलने के लिए पानी लोगे। अब पानी भी मिल गया लेकिन आपको अभी भी शेल्टर नहीं मिल पा रहा है। शेल्टर का मतलब मांद नहीं मिल पा रहा है, तो मांद भी मिलना जरूरी है, जिसमें आप जो कठिन समस्या होती है, कठिन मतलब खूब 3-4 दिन तक बारिश होए जा रही है, तो भाई ऐसे में शेर ढकेगा कहाँ पर, खुद को छुपाएगा कहाँ पर, तो अब उसके लिए उसके कवर का होना जरूरी है। तो ये 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है, बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर निके एंड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो निके वो जगह होती है जहां पर एक जानवर अपनी चीजों को फंक्शन कर पाता है, मतलब अपना जो आवास है उसमें जाकर उसकी जो जो उसकी काम है, जो उसके वर्क है, उनको वो कर पाएगा अच्छे से। अगर वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा तभी ये माना जाएगा कि वो उसका निके कहलाएगा। निके का मतलब होता है जहां पर मैं अपना जाकर काम अच्छे से कर पाऊंगा। जैसे मेरा निके क्या होगा, तो मेरा निके ये स्टूडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं एज अ टीचर अपने काम को प्ले कर पाऊंगा। वरना रोड पे खड़ा हूं, अब हूं तो मैं अंदर से टीचर ही, लेकिन रोड पे खड़ा होकर मैं पढ़ाने थोड़ी ना लग सकता हूँ। दो कोई आएगा साइकिल पे या बाइक पे आएगा, तेजी से बगल से निकलेगा, ऐसे ऐसे बाल कटाए रहेगा और बगल से ओए ओए करते हुए चला जाएगा, हमारी तो क्लास खराब हो जाएगी। तो हमारा नीके नहीं है वो, हमारा नीके कहाँ है, जहां पर हम अपने फंक्शन को क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक नीके जो होता है ये काफी यूनिक होता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा जानवरों का सेम निके भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निके में जानवर हमेशा याद रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपका वहां पर वो रह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर एक वर्ड लिखा है, देखिए यहां पर एक वर्ड भी लिखा है, नो टू स्पीसीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम निके। 2 जानवरों का निके सेम हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो दोनों जानवर सेम हैबिटेट के नहीं होने चाहिए। ये क्या बात होती है सर जी, ये बात ये होती है कि जैसे आपके समुद्र में भी मगरमच्छ रहते हैं, मगरमच्छ क्या खाते पीते हैं, तो आप बोलोगे सर मगरमच्छ तो आपके कार्निवोरस होते हैं, चबा खाते हैं जानवर को। शेर क्या खाता है, वो भी कार्निवोरस होता है, खा लेता है जानवरों को। दोनों का हैबिटेट सेम हो सकता है, दोनों का निके सेम है, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है कि ये जो छोटे जानवर होंगे उनको चबा के खा जाएगा, उनकी संख्या को कंट्रोल रखेगा, उनकी संख्या को लिमिट में करके रखेगा, और लिमिट में करके रखेगा, इसी वजह से बाकी जानवर जिंदा रह पाएंगे, बाकी चीजें सस्टेन कर पाएंगे। सोचो बकरियां बहुत ज्यादा हो गई, भेड़ बहुत सारी हो गई, हिरण बहुत सारी हो गई, पूरा पेड़ पौधा सब चबा गई, जंगल ही साफ हो गया। तो ऐसे में शेर की जिम्मेदारी क्या है, शेर अपना फंक्शन प्ले करता है, निके है उसका, वो कि वो जाके हिरण को खाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को, तो ये इनका मेन काम होता है, जो आप बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब यहां पर बोला जाता है कि जो आपका निके वर्ड है ये किसने सबसे पहले टर्म किया था, किसने कॉइन किया था, तो आप बोलोगे ग्रेनल्स ने सबसे पहले इसको कॉइन किया था। ये वर्ड आपको याद में रखना है, ठीक है। अनदर एग्जांपल आपको समझाई दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपका दे रखा गया है, याद रखिएगा जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, उसका बहुत ही बड़ा निके होता है। जो डोमिनेंट, जैसे शेर होगा, शेर का बहुत बड़ा निके होगा, ठीक है, बहुत बड़ा निके होगा। क्यों, क्योंकि वो दूर दूर तक जाएगा, सबको पकड़ के कंट्रोल करके रखेगा। समझ रहे हो ना बात को। और जितना छोटा निके है इसका मतलब वो क्या है, उतना ही पिद्दी जानवर है, ठीक है। जैसे एक चूहे का निके कितना बड़ा, छोटा सा घर हो सकता है, उससे बाहर हो जाएगा ही नहीं, ठीक है। बिल्ली का उससे बड़ा होगा, शेर का उससे, कुत्ते का उससे बड़ा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है भैया, इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रॉ देयर न्यूट्रिशन, जहां से हम लोग अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं, अपनी ऑक्सीजन को हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट से। तो इन सबका जो आपस में एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन बनता है, वही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। और इन्वायरमेंट तो सबके लिए सेम है, सबके लिए नदी नाला, नदी नाला, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, हवा, जलवायु, सारी चीजें सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, शेर के लिए, कुत्ते बिल्ली सुअर, सबके लिए सेम है। लेकिन सबके लिए इकोसिस्टम अलग अलग होता है। एक वेल के लिए भी पानी जरूरी है, एक शेर के लिए भी पानी जरूरी है, लेकिन वेल रह रही है पानी के अंदर, शेर रह रहा है जंगल के अंदर, दोनों का इकोसिस्टम अलग अलग होगा।
ठीक है। इकोसिस्टम वो जगह होती है जहां पर इंसान अपने आप को रख कर अपने आप को सरवाइव करा ले जाए, अपने आप को ग्रोथ करा पाए, अपने बच्चों को पैदा कर पाए। एक ऑर्गेनिज्म के लिए भी सेम जाएगा। पशु पक्षी, जैसे एक कौवा है तो कौवे के लिए उसका हैबिट, उसका इकोसिस्टम क्या होगा, एक ऐसा पेड़ जहां पर वो अपने अंडे को रख पाए, अपने बच्चों को बड़ा कर पाए, उनको फीड करा पाए, तूफान उफान से बच पाए। समझ में आ गई बात? तो वो आपका इकोसिस्टम होता है। सारे दोस्तों को यहां पर याद में रखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको यहां पर किसने जन्म दिया था, तो ये आपका दिया गया था एजी टॉन्सले ने। एजी टॉन्सले ने दिया था 1935 में। ये बात आपको याद में रखनी है, ठीक है। बाकी मैंने पीछे पूरी चीजें आपको ऑलरेडी समझा दी है। इसके अलावा इन्होंने इनकी एक बुक थी, इनका एक जर्नल था बेसिकली, जिसका नाम था न्यू फाइटोलॉजिस्ट। तो न्यू फाइटोलॉजिस्ट में इन्होंने इकोलॉजी टर्म को यहां पर क्या किया था, आपको ध्यान में रखना है। टेस्ले ने इकोलॉजी के विज्ञान को परिभाषित किया और न्यू फाइटोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की स्थापना 1902 में यहां पर की थी, ठीक है। तो ये आपका वर्ड पूछा जा सकता है कि जो न्यू फाइटोलॉजिस्ट है ये किसने लिखी है, तो आप बोलोगे सर ये एजी टॉन्सले ने लिखी हुई थी, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब इकोसिस्टम के टाइप कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर नेचुरल इकोसिस्टम भी होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, मतलब जो जमीन पर है, और आपका एक्वाटिक मतलब जो आपका समुद्र में है, पानी के अंदर है, तलौना में है, ठीक है, यानी पॉन्ड्स, लेक और ओशियन में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं यहां पर बोलूं मैन मेड इकोसिस्टम कौन से होते हैं, भैया मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान घर नहीं बनाता है, इंसान भी इकोसिस्टम पारितंत्र बनाता है। जैसे कि पैडी फील्ड्स यानी धान के खेत, धान के खेत में जाकर देखो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, वो फीड करते हैं आकर, कौन, बगुला उगुला, तो वो सब क्या उनके लिए छोटा सा इकोसिस्टम है। इसके अलावा वो अपने यहाँ जो बनाते नहीं, वो पानी भर के उसमें मछलियाँ वगैरह रखते, क्या कहते हैं उसको, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी क्या है, एक इंसान का बना हुआ क्या है, आप बोलोगे सर इकोसिस्टम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो आगे यहां पर देखते हैं। पॉन्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, इकोसिस्टम क्या होता है भैया, तो ये नेचर का फंक्शनल यूनिट है। किसका? प्रकृति का फंक्शनल यूनिट है। यानी ये हर इंसान के लिए, हर जीव जंतु के लिए अलग अलग होता है, सबके जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है। इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। ये मित्र आपको याद में रखना है, ठीक है। It is also called micro ecosystem. An ecosystem can be as small as a water droplet. एक इकोसिस्टम इतना पिद्दी हो सकता है जैसे जल की एक बूंद। आप बोलोगे कैसे, तो उस जल की बूंद के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया ने फंजाई को खा लिया, वायरस ने बैक्टीरिया को खा लिया, समझ रहे हो, और फिर वो बूंद ऐसी जगह पर गिर गई जहाँ दोनों ही सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह से मतलब एक बूंद के अंदर भी बहुत बहुत ही क्या हो सकता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कार्ल मोवियस ने सबसे पहले एक आइडिया दिया था। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने क्या किया, बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा है, ठीक है। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम जो होता है उसकी विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस और आपके फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा है। ये बात दोस्तों आपको याद में रखनी है। समुद्र जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 71% पे तो वाटर वाटर है ना, तो भैया वही यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल आपका लगभग 97% समुद्री जो जल होता है इसमें अपना इकोसिस्टम बना के रखे हुए, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें 85% जो सॉल्ट है वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। इसी वजह से समुद्र से हम क्या बनाते हैं, साधारण नमक बनाते हैं। जैव मंडल में क्या आता है, बायोस्फीयर में क्या आता है, तो बायोस्फीयर का मतलब होता है मिट्टी, सेल, जल, वायु की पतली परत, इन सबको मिलाकर आपका क्या बनता है, जैव मंडल बनता है, याद रखेगा। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या आता है, एक्वाटिक मतलब जलीय पारितंत्र में क्या आता है, तो जलीय पारितंत्र में एक तो सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसे आप लोटिक यानी कि जो लगातार बह रहा है, लोटिक मतलब होता है बह रहा है, और लैंटिक मतलब होता है जो रुका हुआ है। तो लोटिक और लैंटिक इकोसिस्टम इज द पार्ट आर द पार्ट ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। लोटिक मतलब लुढ़कता हुआ, लैंटिक मतलब लटका हुआ, लटका मतलब एक ही जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, याद रखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। एग्जाम्पल, लैंटिक मतलब रुका हुआ पानी, तो कहां पर मिलेगा, तलौना में चले जाओ, झील में चले जाओ, कहां है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, क्या है, लैंटिक है। लोटिक, रिवर में चले जाइए आप लोग, मस्त तैर कर आइए, ठीक है। रिवर क्या है, आप बोलोगे सर जी लोटिक है। झरना, ठीक है। स्प्रिंग क्या है, आप बोलोगे सर वाटरफॉल, स्प्रिंग, ये सब क्या है, लोटिक है।
याद रखिएगा, ठीक है। अब मरीन इकोसिस्टम क्या होता है? मरीन आपका, देखो अभी आपने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ा, मरीन में आपको खारा पानी मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस है, ये कवर है किससे? ओशियन से। ये बात भी आपको यहाँ पर बता दी गई, 79% है ना। चलो, एस्टुरीज, ये आपके क्या है? एस्टुरीज, जहां पर नदियां सीधे जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, वहां पर एस्टुरीज बनती हैं, ठीक है। तो वहां पर आपके क्या बनता है? वहां पर आपके बनता है मित्रों क्या? आप बोलोगे वहां पर बनता है हमारा मरीन इकोसिस्टम। वहां पर हमारा क्या बनता है? मरीन इकोसिस्टम बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप, components of an ecosystem and their relationship, both non-living and living thing constitute an ecosystem according to the termed as biotic and abiotic। देखो, नॉन लिविंग और जो लिविंग थिंग्स होती है कॉन्स्टिट्यूट करती है इकोसिस्टम में, आपको ध्यान में रखना है क्या? अकॉर्डिंग टू दे आर टर्म्ड, जिस तरह से वो अपने फंक्शन को प्ले करते हैं उसके हिसाब से उनको बायोटिक और अबायोटिक कहा जाता है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, अबायोटिक कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया, अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। और बायोटिक कौन सी होती है? ये आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपके प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सब आते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बार बार समझा दिया है, ठीक है। ये आप पारितंत्र के कंपोनेंट्स देख सकते हो। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, एक तरफ आपके बायोटिक हैं, एक तरफ आपके अबायोटिक हैं। बायोटिक में आपके क्या है? पेड़ पौधे हैं, कंज्यूमर्स हैं, और इसके अलावा डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से अबायोटिक में जाओगे तो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका सनलाइट, टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन और आपका ह्यूमिडिटी। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल में आपके इनऑर्गेनिक में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मिट्टी, सब कुछ है, ठीक है। इसके अलावा आपका कार्बनिक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, फैट है। ये सब चीज़ें आपको याद में रखनी है, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में दे रखा है। अब आते हैं फूड चेन के ऊपर। भैया फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि भाई खाना, खाना मतलब एक एनर्जी आपकी कैसे ट्रांसफर हो रही है, एक लेयर से दूसरे लेयर पर इंसान कैसे सस्टेन कर पा रहा है। तो बेसिकली याद रखिएगा, फूड चेन जो होती है, ठीक है, फूड चेन जो होती है, जैसे कि घास को किसने खाया? हिरन ने खाया। हिरन को किसने खाया? आपके हिरन को, जैसे अब हिरन को तो सीधे वैसे शेर ही खा लेता है, ठीक है। तो जैसे घास, हिरन और शेर, ये क्या है? एक फूड चेन है, एक सिंपल फूड चेन है, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब कई सारी फूड चेन को आपस में मिला दो तो क्या बनता है? आप बोलोगे फूड वेब बनता है, खाद्य जाल बन जाता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें बच्चे बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कुछ बताना है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो होगा ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को, ठीक है। एनर्जी का जो फ्लो होता है ये हमेशा एक दिशीय होता है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है? आप बोलोगे सर यूनिडायरेक्शनल, एक दिशी होता है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन, उन्होंने 10% लिंडमैन रूल दिया था। तो हमेशा अगले ट्रॉपिक लेवल को 10% की ही एनर्जी क्या होती है? आप बोलोगे 10% एनर्जी ही अगली लेयर को क्या होती है? शिफ्ट होती है। यही आपका लिंडमैन का 10% रूल कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर चारागाह संबंधी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। चारागाह मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर चारागाह मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। याद रखिए, ग्रेजिंग फूड चेन इज फाउंड बोथ इन aquatic एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इट इज द मोस्ट कॉमन फूड चेन फाउंड इन देयर टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पर एक बना हुआ है, जैसे कि ग्रास को आपके रैबिट खाएगा, रैबिट को आपके वुल्फ खाएगा, वुल्फ के आपको टाइगर खा लेगा, ठीक है। इसी तरह ग्रास को आपका ग्रास ओफर खाएगा, ग्रास ओफर को फ्रॉक खाएगा, फ्रॉक को आपका स्नेक खाएगा, स्नेक को आपके हॉक खा लेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, फूड जो आपका चेन होता है, फूड जो आपका चेन होता है, इसमें 5 लेवल के ऊपर कभी भी आपकी श्रृंखला नहीं जाती है, ठीक है। 5 लेयर के ऊपर आपका ट्रॉपिक लेवल नहीं जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके डीकम्पोजर का भी होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? डेट्रिटस फूड चेन बोलते हो। डेट्रिटस फूड चेन आपका आता है, ठीक है, याद रखेंगे। अपरद संबंधी खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है। मृत कार्बनिक पदार्थ अर्थात फफूंद और बैक्टीरिया द्वारा सरल पोषक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, फिर से सरल पोषक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, फिर ये सरल पोषक पदार्थ एवं अपघटक छोटे मांसाहारी द्वारा खा लिए जाते हैं, और फिर आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड को सड़ा दिया, सड़ने के बाद इसको केचुए ने खाया, केचुए के बाद इसको मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को वापस वो पूरा चल गया वापस से। तो ये आपका डेट्रिटस है। याद रखेगा, ये आपका जो डेट्रिटस है, बस इसमें इतना ही है कि ये सड़ी गली चीज़ों से स्टार्ट होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ये स्टार्ट होता है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। अब आगे यहाँ पर ऊर्जा स्थानांतरण के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 10% रूल आपको याद में रखना है, ठीक है ना। 10% रूल आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी जीएनपी, ठीक है, बाकी आपका क्या है यहाँ पर? एनपीपी और जीपीपी,
दो यहां पर वर्ड आते हैं, ग्रॉस आपका प्राइमरी प्रोडक्ट और आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक पेड़, एक पौधा अपनी कितनी एनर्जी बना पा रहा है, तो उसके द्वारा बनाई गई टोटल एनर्जी आपके क्या कहलाएगी, या उसके द्वारा बनाया गया टोटल जो फूड होता है उसको आप कहते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको टोटल कर लो, वो आपका कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। लेकिन उसको बनाने के बाद वो अपने लिए भी तो यूज करते हैं भाई, खाना पीना, उनको भी तो जिंदा रहना है ना। तो वो जितना मटेरियल खुद के लिए यूज कर लेते हैं, उसके बाद जितना बचा रह जाता है एक्स्ट्रा वाला, तो खुद का यूज होने के बाद यानी ग्रॉस में से जो खुद का यूज किया गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब जो बचता है उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको मांसाहारी, डिकम्पोजर, ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, ये आप पहले से भी जानते हो। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे को सड़ा गला के खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल मतलब कई सारी फूड चेन को उठाओ, आपस में गुत्थम गुत्थी करा दो, तब आपके क्या बनेगी, कई सारी फूड चेन, मतलब एक फूड चेन नहीं, कई सारी सिंगल फूड चेन को मिलाते चले जाओ, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स आपका वेब बनेगा, उसी को आप बोलते हो फूड वेब, ठीक है। उसी को आपको बोला जाता है फूड वेब, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब फूड वेब इंग्लिश में हो गया। चलो इकोलॉजिकल पिरामिड आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा गौर से। तीन टाइप के यहां पर आपको बेसिकली जैसे पिरामिड है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक लेवल्स होता है उनके अकॉर्डिंग, ट्रॉपिक अगर सीधा है तो आपको याद में रखना है, वो उल्टा बन रहा है तो याद रखना है कि ये कैसे कैसे बनते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि संख्या के आधार पर अगर हम पिरामिड बनाते हैं, संख्या के आधार पर अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो ये उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। सीधा भी बनेगा, सीधा तब बनेगा जैसे आप मान के चलो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हरी घास फूस पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा होंगे। पेड़ पौधों को खाने वाले जो हिरण होंगे उनकी संख्या ऑब्वियस सी बात है पेड़ पौधों से कम होगा, ठीक है। फिर हिरण को खाने वाले शेर, जाहिर सी बात है वो हिरण से कम होंगे, ठीक है। तो इसका पिरामिड आप देखोगे तो सीधे बन रहा है, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा संख्या, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर सबसे कम, ठीक है। तो इसका पिरामिड कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसको आप क्या बोलोगे, पिरामिड ऑफ नंबर, ये बन रहा है आपका सीधा वर्टिकल बन रहा है। लेकिन इन्वर्टेड भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनता है जब हम बात करेंगे किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि आपके सड़ाने गलाने वाले पदार्थों की। जैसे आप बोलोगे तो वो सड़ाने गलाने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वहां पर इन्वर्टेड बनता है, वहां पर क्या बनता है आपका इन्वर्टेड बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड वाला मैंने आपको बता दिया, ग्रासलैंड वाला आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब बोला जाता है फॉरेस्ट सिस्टम में चले जाओ, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर में बी इन्वर्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल हार्वी बोरस, जो शाकाहारी होते हैं, आपके हार्वी बोरस जो हैं, आर मोर देन द प्राइमरी प्रोड्यूसर, एज यू मे ऑब्जर्व दैट द मैनी कैटरपिलर्स एंड इंसेक्ट फीड ऑन अ सिंगल ट्री। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर अ पैरासिटिक फूड चेन इज ऑलवेज इन्वर्टेड। यही मैं आपको बता रहा था, जो पैरासिटिक फूड चेन होगी यहाँ पर हमेशा इन्वर्टेड होगा, हमेशा उल्टा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये आपका रहा पैरासिटिक, ठीक है, ये आपका क्या है, पैरासिटिक है। अब यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास के आधार यानी कि वजन के आधार पर, तो वजन के आधार पर भी उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है, उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। जब आप इसको गौर से समझोगे तो आपको मतलब ये पढ़ा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब है नहीं ऐसा कुछ कि आप समझ नहीं पाओगे। जैसे दिस रिप्रेजेंट द टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कितनी यहाँ पर बायोमास अगले लेवल के लिए बची हुई है, उसके आधार पर जब आप कैलकुलेशन करते हो तब आपका बायोमास के अकॉर्डिंग पिरामिड बनता है, ठीक है। तब आपका क्या बनता है, बायोमास के अकॉर्डिंग पिरामिड बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है मित्रों, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद आता है आपका ऊर्जा पिरामिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे फंस जाते हैं। ऊर्जा पिरामिड किसी भी कीमत पे इन्वर्टेड नहीं बन सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर अगले टॉपिक लेवल को केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, यही लिंडमैन का एनर्जी ट्रांसफर रूल है। और इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होगी, सबसे बॉटम में, और सबसे कम एनर्जी कहां पर होगी, आपके टॉप पर। तो इस वजह से आपका एनर्जी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहीं पर आपकी जो क्लास थी, अब हम इसको यहीं पर रोकेंगे। आपको ये बताना है कि क्लास कैसी लगी। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन बढ़िया था या नहीं था, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ते रहना, मॉक टेस्ट करते रहना, और मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।